गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था स्टाइकियोमेट्री, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए स्टाइकियोमेट्री। जिसको कहते हैं हिंदी में रस समीकरण मिति। अब देखिए स्टाइकियोमेट्री है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के ग्राम या मोल के रूप में मापन से संबंधित है। ठीक है, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के ग्राम या मोल के रूप में मापन से संबंधित है। देखिए ये जो शब्द है स्टाइकियोमेट्री, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। स्टाइक्योन प्लस मिट्रॉन। स्टाइक्योन का मतलब तत्व और मिट्रॉन मीटर से लिया गया है और मीटर से अपन किसी को मापते हैं तो मिट्रॉन का मीन्स मापन, यानी यहां पे तत्व का मापन किया जाता है ग्राम या मोल के रूप में। अब देखिए अब अपन इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये अमोनिया निर्माण का हार्बर प्रक्रम है। यहां नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल, अमोनिया के 2 मोल का निर्माण कर रहा है। यहां पे निर्माण हो रहा है किसका? अमोनिया का। NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया कहा जाता है। तो ये अमोनिया निर्माण का क्या है? हार्बर प्रक्रम है। ठीक है, अब देखिए इसमें नाइट्रोजन का है 1 मोल। नाइट्रोजन का कितना है? 1 मोल है। हाइड्रोजन के आगे कितने लगे? 3। तो यहां हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 3 मोल है। ठीक है, अमोनिया के आगे लगे हैं 2, तो यहां अमोनिया के 2 मोल हैं। ठीक है, अब यदि अपन को ये कह दिया जाए कि हार्बर प्रक्रम में अमोनिया का 1 मोल बनाने के लिए, अमोनिया का 1 मोल बनाने के लिए कितने मोल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो काम में आएंगे। अब देखिए यहां अमोनिया का 2 मोल बनाने के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल और नाइट्रोजन के 1 मोल काम में आ रहे हैं। अपना क्वेश्चन है हार्बर प्रक्रम में अमोनिया का 1 मोल बनाने के लिए
N2 तथा H2 के कितने मोल आवश्यक होंगे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो, अमोनिया के 2 मोल बनाने के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल और नाइट्रोजन का 1 मोल आवश्यक है। अब यदि अपन को अमोनिया का बनाना है कितना मोल, 1 मोल बनाना है, तो ये भी आधे आधे हो जाएंगे। यदि अपन को यहां पे अमोनिया का बनाना हो 1 मोल, तो हाइड्रोजन के 3 मोल की जगह हो जाएंगे 1.5 मोल और नाइट्रोजन का 1 मोल की जगह हो जाएगा आधा मोल। ठीक है, तो अमोनिया के हार्बर प्रक्रम में अमोनिया का 1 मोल बनाने के लिए हाइड्रोजन का 1.5 मोल और नाइट्रोजन का 0.5 मोल है वो आवश्यक होंगे। ठीक है, अब देखिए, ये N2 का 1 मोल है। अब अपन इसका अणुभार लिखते हैं। 1 नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन का 28, तो ये है 28 ग्राम। अब देखिए, हाइड्रोजन का लिखते हैं। 3 मोल हाइड्रोजन का अणुभार। अब हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए, तो 1 हाइड्रोजन का 1, तो 6 हाइड्रोजन का 6। ठीक है, अब देखिए, अमोनिया के 2 मोल बनाने के लिए, अमोनिया के 2 मोल बनाने के लिए नाइट्रोजन 28 ग्राम और हाइड्रोजन 6 ग्राम है वो आवश्यक है। यहां अमोनिया के 2 मोल बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए 28 ग्राम, हाइड्रोजन चाहिए 6 ग्राम। तो यदि अपन को क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि हार्बर प्रक्रम में अमोनिया का 1 मोल बनाने के लिए कितने ग्राम N2 तथा H2 आवश्यक होंगे। ठीक है, तो देखिए, अब अपन को N2 और H2 के मोल नहीं पूछे, इनकी ग्राम में मात्रा पूछिए। ठीक है ना, कि हार्बर प्रक्रम में अमोनिया का 1 मोल बनाने के लिए कितने ग्राम N2 तथा H2 आवश्यक होंगे। तो देखिए, यहां पे अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। अब अमोनिया के 2 मोल बनाने के लिए नाइट्रोजन का 28 ग्राम और हाइड्रोजन का 6 ग्राम है वो आवश्यक है। अब यहां अपन को अमोनिया का चाहिए कितना मोल, 1 मोल, तो इनको भी आधा कर दीजिए। यानी अमोनिया का 1 मोल बनाने के लिए नाइट्रोजन का चाहिएगा 14 ग्राम और हाइड्रोजन का चाहिएगा 3 ग्राम। ठीक है, तो हार्बर प्रक्रम में अमोनिया का 1 मोल बनाने के लिए नाइट्रोजन का 14 ग्राम और हाइड्रोजन का 3 ग्राम की क्या होगी, आवश्यकता होगी।
तो इस प्रकार से स्टाइक्योमेट्री है वो तत्व की या अपने अभिक्रिया में बन रहे किसी यौगिक की ग्राम या मोल में मात्रा से संबंधित है। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये इस प्रकार से टूटता है CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां कैल्शियम कार्बोनेट का है 1 मोल, कैल्शियम ऑक्साइड का है 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का भी है 1 मोल। ठीक है, अब देखिए इसके 1 मोल का भार लिखते हैं अपन, कार्बन का 12, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, तो 1 मोल CO2 का अणुभार हो गया कितना 12 और 32 44। ठीक है, 44 ग्राम हो गए। ये इसका अणुभार लिखते हैं, कैल्शियम का कितना 40, ऑक्सीजन का 16, 40 और 16 56। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का इनको जोड़ दो 56 और 44 100, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है उसका होगा 100 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहां पे अपन को क्वेश्चन दे दे कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से बाईस ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। अब देखो 44 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 1 मोल का कितना है 44 ग्राम है, तो 44 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कितना चाहिए 100 ग्राम, है ना। अब ये पूछ रहा है 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए, तो 44 का आधा हो गया 22 ग्राम, तो इसको भी क्या कर दीजिए आधा, यानी 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट है वो 50 ग्राम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ यदि अपन को CO2 का कितना ग्राम चाहिए 22 ग्राम, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है उसके 50 ग्राम की आवश्यकता होगी, है ना। तो ये स्टाइकियोमेट्री से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हो।
अब अपन स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना के मॉडल। अब देखो, अभी तक अपन ने जितना भी मैटर किया था, ये अपना जो पहला लेसन और दूसरा लेसन है इनका मिक्स किया है, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से क्या है, एकदम से संबंधित है। पहले अपन ने जो दूसरा लेसन है परमाणु संरचना, उसके कुछ बेसिक्स किए थे और उनको फिर यूज में लिया था पहले लेसन के कुछ टॉपिक्स को समझने के लिए। तो अपन ने अभी जितना भी मैटर किया वो पहला लेसन और दूसरा लेसन इनका क्या है, मिक्स है, ठीक है। अब अपन आगे दूसरे लेसन का परमाणु संरचना के मॉडल ये स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, परमाणु संरचना के मॉडल में सबसे पहला है थॉमसन का तरबूज मॉडल, या इसे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो परमाणु संरचना के मॉडल में सबसे पहला मॉडल है किसका, जे थॉमसन का। ठीक है। अब देखो, थॉमसन ने परमाणु की संरचना है वो किसकी भांति बताई, तरबूज की भांति। थॉमसन ने परमाणु संरचना की तुलना तरबूज या फिर तरबूज के जैसी एक स्वीट होती है, मिठाई होती है जिसको प्लम पुडिंग, तरबूज या प्लम पुडिंग से की। ठीक है। अब देखिए, जिस प्रकार तरबूज और प्लम पुडिंग में अधिकांश भाग है वो खाने वाला लाल भाग होता है, तरबूज और प्लम पुडिंग में अधिकांश भाग खाने योग्य लाल रंग का भाग होता है और बीच बीच में बीज धंसे रहते हैं। थॉमसन के अनुसार इसी प्रकार परमाणु में अधिकांश भाग धनावेशित होता है। थॉमसन ने क्या बताया, जिस प्रकार तरबूज और प्लम पुडिंग में अधिकांश भाग खाने योग्य लाल रंग का भाग होता है, उसी प्रकार परमाणु में भी अधिकांश भाग है वो कौन सा होता है, धनावेशित भाग होता है। तथा बीज की भांति
ऋणावेशित भाग, ऋणावेशित भाग मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित भाग वो बीज की भांति बीच में पाया जाता है। तो थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने परमाणु संरचना की तुलना की तरबूज या प्लम पुडिंग से। और थॉमसन ने क्या बताया कि जिस प्रकार तरबूज और प्लम पुडिंग में अधिकांश भाग खाने योग्य लाल रंग का भाग होता है और बीच में बीज धंसे रहते हैं, उसी प्रकार थॉमसन ने कहा कि जो परमाणु में भी अधिकांश भाग है वो धनावेशित होता है। यानी तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तुलना किससे की? धनावेशित भाग से, ठीक है। और बीज की भांति ऋणावेशित भाग यानी इलेक्ट्रॉन बीच में पाए जाते हैं। यानी इसने बीज की तुलना की ऋणावेशित भाग इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये थॉमसन का परमाणु संरचना का मॉडल था। अब देखिए इसने डायग्राम से अपन इसको शो करते हैं। अब देखिए ये जिस प्रकार तरबूज में अधिकांश भाग खाने वाला लाल रंग का होता है, उसी प्रकार परमाणु में अधिकांश भाग है वो धनावेशित होता है। तो ये परमाणु में अधिकांश भाग पे पाया जाता है धनावेशित भाग, यानी प्रोटॉन वाला भाग, ठीक है। तरबूज का लाल भाग, ठीक है। अब इस लाल भाग में जिस प्रकार से बीच में बीज धंसे रहते हैं, उसी प्रकार परमाणु में अब ये मैं लिख रहा हूं E माइनस, क्या लिख रहा हूं? E माइनस यानी इलेक्ट्रॉन। तो जिस प्रकार तरबूज में लाल भाग में बीच में क्या धसे रहते हैं? बीज धसे रहते हैं,
उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित भाग में बीच बीच में ऋणावेशित भाग यानी इलेक्ट्रॉन है वो पाया जाता है। ऋणावेशित भाग यानी इलेक्ट्रॉन, और इसकी तुलना की गई तरबूज के बीज से। ठीक है, तो ये थॉमसन के अनुसार परमाणु की संरचना का क्या था, मॉडल था। अब इस मॉडल की कमियां क्या रही कि थॉमसन ने जो धनावेशित भाग है उसका कोई निश्चित स्थान नहीं बताया। उसने कह दिया कि अधिकांश भाग में धनावेशित भाग होता है, यानी उसका स्थान है वो निश्चित नहीं किया। और एक इसने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर उनकी संख्या के बारे में कुछ ढंग से नहीं बताया। ठीक है ना, तो इसमें जो थॉमसन है उसका ये मॉडल था। थॉमसन ने परमाणु संरचना की तुलना तरबूज से की, इसलिए इसको तरबूज मॉडल या मिठाई होती है प्लम पुडिंग या प्लम पुडिंग मॉडल कह दिया। ठीक है, तो इसकी कुछ कमियां रही, इसलिए इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है ना, उसके बाद परमाणु संरचना का जो अगला मॉडल है वो है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जहां से रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की थी। नाभिक की खोजकर्ता किसको मानते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज परमाणु में अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से की थी। तो परमाणु संरचना का अगला मॉडल अपन रदरफोर्ड का पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।